गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन डिस्कस कर रहे थे आइसोटोप और आइसोटोप, जो अपन ने डिस्कस कर लिया था, वहीं से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ टर्मिनोलॉजी जो अपन ने डिस्कस की थी आइसोटोप और आइसोबार, उससे आगे ध्यान से सुनना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, कौन सी है। तो मैं इस वर्ड से ही अपन आंसर निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं आइसो, आइसो का मीन है सेम, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो विच स्पीसीज have same number of electron is known as iso electronic species। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीन है कि वे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, उन स्पीशीज को अपन ने नाम क्या दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सुनना ध्यान से, नीट में यही सवाल आया था। अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के एग्जांपल की बात करूं तो NO3 माइनस और CO3 माइनस। इस एग्जांपल में देखना, मेरे पास जो स्पीशीज है, पहला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर अगर मैं बात करूं तो फिर कार्बन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किया 7 नाइट्रोजन 15 से, और ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन 60। वही कार्बन 6 कार्बन 12 और ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन 6। तो यहां से देखना बहुत ही ध्यान से, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो अगर वो स्पीशीज न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर वो स्पीशीज न्यूट्रल है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर मैं यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 7। लेकिन अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो माइनस, इसका मतलब इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल ऑक्सीजन है कितने, 3, तो टोटल कितने, 24। और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, बाहर से गेन कर लिया, तो टोटल कितने, 25। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 30। इधर बात कर लेते हैं। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर इस कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6। लेकिन यहां अगर ऑक्सीजन को लेकर के बात करूं तो एक ऑक्सीजन में कितने, 8, तो फिर 3 में 24, और फिर से इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिए, तो फिर टोटल कितने, 26, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब
कि वे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए, नाम क्या दिया, आइसोटोप। अगर एग्जांपल की बात करें तो NO3 माइनस और CO3 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लिखिए, नेक्स्ट। अब इसी बेस पर वो एक सवाल क्या पूछता है, वो सवाल अपन डिस्कस करते हैं। दोनों ही सवाल पिछली बार जो IIT JEE में आया था वो सवाल बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड सवाल बनते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, वो तुम्हें कोई भी दो कंडीशन देगा और वो दो कंडीशन कौन सी, वो अपन देख लेते हैं। सुनना बहुत ही ध्यान से। सपोज दैट मेरे पास कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन है, मेरे पास एक एलिमेंट नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं 7 नाइट्रोजन 15 से, 7 नाइट्रोजन 15 से। लेकिन उसने क्या किया, इस नाइट्रोजन में, सवाल को बहुत ही ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट था, इस एलिमेंट में कुछ चेंज कर दिए, कुछ परिवर्तन कर दिए, कुछ चेंज किया, कुछ चेंज किया। और वो चेंज क्या किया कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को डबल कर दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कर दिया, डबल, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कर दिया हैव, यानी हाफ, आधा कर दिया। और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या रखा, सेम। सुनना बहुत ही ध्यान से बेटा, ये कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन था, इसमें कुछ बदलाव किए गए। इन बदलाव करने के बाद, ये चेंज करने के बाद, वो तुमसे क्या पूछेगा कि इस नाइट्रोजन का जो मास है, यानी परसेंटेज चेंज इन मास, ये कितना आया। तो इसमें ये चेंज करने के बाद इसका परसेंटेज मास कितना चेंज हो गया होगा, वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। सुने बहुत ही ध्यान से, यही सवाल, ऐसा ही एक सवाल IIT में आया था, कैसे सॉल्व करें, सुनो ध्यान से। तुम्हें इस प्रकार के सवालों के लिए दो कंडीशंस बनानी होगी। जैसे मैं कर रहा हूं, तुम्हें एजीटी चलना है वैसे के वैसे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। दो कंडीशंस बना लेते हैं। पहली कंडीशन तो कब की, जब इसमें कोई चेंज नहीं किया, और दूसरी कंडीशन वो जब इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पहली कंडीशन यानी केस फर्स्ट, बिफोर चेंज, और केस सेकंड, आफ्टर चेंज। दो कंडीशंस हैं मेरे पास। मैं पहले वाली कंडीशन देख लेता हूं जो बिफोर चेंज था, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि बदलाव केवल चेंज जो किया है वो प्रोटॉन और केवल न्यूट्रॉन में किया है, इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं किया। एक चीज, इलेक्ट्रॉन में अगर ये चेंज करता भी तो भी अपन उसे कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लेजिबल होता है। कैसा होता है? नेग्लेजिबल। और नेग्लेजिबल होने की वजह से अपन उसे कंसीडर नहीं करते। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैं चेंज से पहले देख लेता हूं। अगर मैं चेंज से पहले देखूं तो बेटा 3 कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रखे हैं। C1 Z इक्वल्स टू P, C2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए A माइनस Z। तो अगर वो स्पीशीज पर कोई चार्ज नहीं है तो अपन क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। इसका मतलब यहां एटॉमिक नंबर कितना? 7। तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने? 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, तो A माइनस Z कितना? 8। ये कंडीशन तो तब की है जब इसमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये है आफ्टर चेंज। जब मैंने इसमें क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। तो बदलाव से के बाद अगर मैं देखना चाहूं तो बदलाव से पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं मेरे पास? 7। लेकिन बदलाव करके मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। इसका मतलब अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 40। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? पहले 8 और अब तुमने कितने कर दिए? आधे। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 4। अगर मैं इसका टोटल मास देखूं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि तुम जो मास बताते हो यानी मास जो होता है वो A से होता है मास, तो इसे तुम क्या लिखते हो? P प्लस N। इसका मतलब कि एक एलिमेंट का जो मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल कितना? 15 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मास को मेजर करने की यूनिट। मैं डिस्कस करूंगा इसे कि अपन कभी AMU में लेते हैं, कभी किसी में क्यों लेते हैं। इधर अगर मैं टोटल मास की बात करूं तो कितना? 18 AMU। ये बदलाव से पहले और ये बदलाव के बाद। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना? परसेंटेज चेंज इन मास। देखें ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन मास कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? फाइनल मास माइनस इनिशियल मास अपॉन इनिशियल मास इनटू 100। तो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास अपॉन इनिशियल मास इनटू 100। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां। तो किसी भी में चेंज जब अपन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? फाइनल मास माइनस इनिशियल मास अपॉन इनिशियल मास इनटू 100। तो यहां से अगर मैं देखूं तो परसेंटेज चेंज फाइनल मास कितना? 18 माइनस इनिशियल कितना? 15 कितना? 15 अपॉन इनिशियल कितना? 15 इनटू 100। तो ये परसेंटेज जो चेंज है वो कितना? यानी 20%। इसका मतलब अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो मास क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया यानी बढ़ गया। अगर यही वैल्यू माइनस में आती तो मास डिक्रीज हो जाता। तो इन जनरल थोड़ा सा दोबारा समझ लेना सवाल।
अगर तुम्हें ये कोई एलिमेंट दिया, कुछ चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद तुम्हें मास में चेंज पूछना, दो केस बनाइए। पहला केस बिफोर चेंज और दूसरा केस आफ्टर चेंज। बिफोर चेंज में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए, और आफ्टर चेंज और मास के लिए फॉर्मूला फाइनल मास माइनस इनिशियल मास अपॉन इनिशियल मास इनटू 100। यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छा, कोई दिक्कत नोट कर। हुआ? ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 44 ग्राम CO2। सवाल को देखें बहुत ध्यान से कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन 44 ग्राम CO2। यानी तुम्हें कोई इतने ग्राम CO2 दिया है और तुम्हें क्या कैलकुलेट करने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, देख अपन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहां तो मुझे वेट दे रखा है, यानी मुझे कोई 44 ग्राम CO2 दे दिया और बोला कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अगर ऐसा दिया जाए तो फिर क्या करें? मुझे कोई ऐसी यूनिट चाहिए या ऐसी कोई चीज चाहिए जिससे मुझे यह पता लग जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है कितने, क्योंकि बिना मॉलिक्यूल्स के अपन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो मुझे यहां पर ग्राम में दिया, इसलिए मुझे वेट दे रखा, तो मुझे पहले क्या निकालने होंगे? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मैं कैसे निकालूं? तो अपन डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में कि जब अपन को वेट दे दिया जाए या वॉल्यूम दे दिया जाए तो वहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? देखें ध्यान से। मोल जो होता है क्या लिखते हैं अपन कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। यहीं से क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो। इसका मतलब अगर मुझे मोल मिल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं मोल निकाल लेता हूं, रिप्रेजेंट किया मोल तो किससे? N से। वेट कितना? 44 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख चुके हैं आप, वो भी कितना? 44 आया कितना? 1 मोल। कितना मोल? कहने का मीन क्या है कि इस 44 ग्राम CO2 में टोटल CO2 के जो मोल है वो कितना? 1 मोल। यहां से जरा देखिए,
तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है वो इक्वल हो जाएगा किसके, n की। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज जो एक मोल हो जाए तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा इक्वल होंगे किसके, Na। यानी तुम्हें यूं पूछा जाए कि एक मोल डस्टर्स में डस्टर की संख्या Na के बराबर, एक मोल बुक्स में बुक्स की संख्या Na के बराबर, एक मोल स्टूलों में स्टूल की संख्या एक Na के बराबर। तो एक मोल कोई भी चीज हो जाए उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा किसके इक्वल, Na के इक्वल। इसका मतलब कि अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 1 मोल कितने, Na। कितने, Na। हो गया बेटा के साथ। अगर तुम्हारे पास Na है, ये Na क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स। तो तुम एक मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर लो ना यार, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस Na से। मैं देख लेता हूं, मेरे पास इस 44 ग्राम CO2 में टोटल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने, Na है। चलिए देखें ध्यान से, तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मिल गए, अब मुझे कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं एक CO2 की बात कर लेता हूं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसमें एक कार्बन है और ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन, कार्बन को रिप्रेजेंट किया 6 कार्बन 12 और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन 6। इस कार्बन को लेकर के बात करूं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और इधर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। यहां अगर बात करेंगे टोटल एक ऑक्सीजन, सुनना बहुत ध्यान से, एक ऑक्सीजन में कितने, 8, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 2, तो कितने, 16। न्यूट्रॉन भी कितने, 16 और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 16। तो अगर टोटल CO2 की बात करें तो टोटल CO2 में प्रोटॉन यहां से, तो टोटल प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, टोटल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो प्रोटॉन भी कितने, देखो 6 प्रोटॉन यहां से और 16 प्रोटॉन यहां से, 22। इलेक्ट्रॉन भी कितने, 22 और न्यूट्रॉन भी कितने, 20। ये तो तब है अब जब एक मॉलिक्यूल, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल है कितने, n, कितने, n, क्योंकि 1 मोल, कोई भी चीज 1 मोल हो जाए तो फिर टोटल कितने, Na के इक्वल। तो अगर तुम्हें Na में चाहिए तो 1, तो Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो अगर एक मॉलिक्यूल है तब तो प्रोटॉन कितने, 22, और अगर वही मॉलिक्यूल कितने हो जाए, Na, तो फिर क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि
21, एक में, दो में 44, तीन में 66, इसका मतलब Na में 22 इंटू 6 Na, इसका मतलब Na मॉलिक्यूल अगर CO2 के हैं तो फिर टोटल प्रोटॉन कितने 22 इंटू Na, टोटल न्यूट्रॉन कितने 22 इंटू Na, और टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने 22 इंटू Na। लिखिए तो इस प्रकार का कुछ सवाल तुमसे पूछ सकता है कि कितने हो सकते हैं। अगर तुम्हें वेट दिया जाए तो मोल निकालिए, मोल से तुम्हें क्या मिल जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालिए, और निकालने के बाद क्या करो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही इससे आगे कुछ और सवाल वो पूछता है। सवाल कैसा, तुम्हें कोई भी एक एलिमेंट देगा और वो एलिमेंट देने के बाद तुम्हें क्या बोल सकता है कि इसका मास इतना है, तो तुम दूसरे का मास कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कुछ इस प्रकार के भी सवाल बनते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल इसके साथ।